नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे आर्थिक लोकतांत्रिक न्याय व अंबेडकर, विकलांगता और स्त्री स्वच्छता तथा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में इतिहास और जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और सोशल जस्टिस से है। कुछ अर्थों में आप इसे जीएस पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं आर्थिक लोकतांत्रिक न्याय व अंबेडकर पर। हाल ही में दुनिया भर में बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर का 131वां जन्मदिन 14 अप्रैल को विविध रूपों में मनाया गया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत ने इस अवसर पर ज्योतिराव फुले जैसे अन्य जाति विरोधी प्रतीकों को सम्मानित करने के लिए अप्रैल के माह को दलित इतिहास माह के रूप में घोषित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो और मिशिगन राज्यों में इसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इक्विटी डे के रूप में मनाया गया। भारत में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक संस्थानों को डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस औपचारिक रूप से मनाने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस दिन को सामाजिक सद्भाव दिवस और तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसे समानता दिन के रूप में मनाया जाता है। हालांकि यह भी सत्य है कि डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक सांस्कृतिक न्याय और आर्थिक निष्पक्षता के सिद्धांतों को अपनाने का कोई प्रयास किए बिना अपने हितों के लिए पार्टियों, संगठनों और विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को गलत तरीके से उपयुक्त बनाने का प्रयास किया गया है। कम से कम भारत में इन समारोह की आलोचनात्मक जांच से पता चलता है कि ये मुख्य रूप से डॉक्टर अंबेडकर के उत्साह का उत्सव हैं, जो चुनावी लाभ को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाते हैं। यह उत्सव की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह डॉक्टर अंबेडकर की लोकतंत्र की महान सोच के साथ न्याय नहीं करता है। इनमें से अधिकांश समारोह न केवल डॉक्टर अंबेडकर की जाति विरोधी और पितृसत्तात्मक विरोधी दृष्टि से बेखबर रहे हैं, बल्कि आर्थिक समानता, निष्पक्षता और न्याय पर उनके विश्व दृष्टिकोण की भी जानबूझकर अनदेखी करते हुए प्रतीत होते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा आर्थिक व्यवस्था ज्यादातर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा परिकल्पित मॉडल की भी विरोधी देखी जा सकती है। इसलिए आज के लिए सबक लेने हेतु डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक लोकतंत्र पर उनके कार्यों की कुछ मुख्य विशेषताओं पर फिर से विचार करना उचित होगा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय की परिषद में श्रम मंत्री के रूप में और राज्य और अल्पसंख्यकों जैसे अपने लेखन के माध्यम से स्पष्ट रूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में अपने दृष्टिकोण को रखा था, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। 1928 में ही बाबा साहेब ने बंबई विधान परिषद में मातृत्व लाभ विधेयक को पारित कराने के लिए संघर्ष किया, जिस विषय को बाद में 1934 में मद्रास विधान परिषद के द्वारा उठाया गया था। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने काम के समय को पहले के 12 घंटों से बदलकर 8 घंटे प्रतिदिन किया। कोविड-19 के समय यह देखा गया कि सरकारों आदि के द्वारा दिन में 12 घंटे काम करने के मानदंड को वापस लाने का प्रयास किया गया था, जिसका अनेक ट्रेड यूनियनों के द्वारा विरोध किया गया था। श्रमिक संघों के विरोध के बाद 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार को 12 घंटे काम का समय वापस लेना पड़ा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसके लिए सरकार को नोटिस जारी किया। 1990 के दशक से ही बड़े पैमाने पर हम संविदाकरण और अनौपचारिकीकरण की एक प्रक्रिया को देख रहे हैं, जिसने न केवल नियोक्ता और कर्मचारी के बीच आर्थिक असमानता को बढ़ाया है, बल्कि उच्च वेतन वाले स्थायी कर्मचारियों और कम वेतन वाले संविदात्मक अस्थायी कर्मचारियों के बीच भी आर्थिक असमानता को बढ़ाया है। आंकड़ों के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में भी
ठेका श्रमिकों की संख्या 2001 में 15.5% से बढ़कर 2015-16 में लगभग 28% हो गई है। बिहार, उत्तराखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में संगठित विनिर्माण कार्यबल का अधिकांश हिस्सा संविदा पर ही है। ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत निषेध के बावजूद अनुबंध श्रमिकों को समान कार्य के लिए कम वेतन या मजदूरी का भी भुगतान किया जाता है। यह कानून और संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है और इसके संदर्भ में 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी संज्ञान लिया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को पलटा और ये कहा कि पंजाब सरकार के अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों के समान ही समान कार्य के लिए समान वेतन का हक प्राप्त होना चाहिए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार यहां तक कि नियमित श्रमिकों के बीच भी 45% को 10,000 रुपए प्रति माह से कम का भुगतान किया गया है और 72% को तो 18,000 रुपए प्रति माह से कम का भुगतान किया गया है। केवल लगभग 3% नियमित कर्मचारी 50,000 से 1,00,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं और केवल 0.2% कर्मचारी ही 1,00,000 रुपए प्रति माह से अधिक कमाते हैं। इस प्रकार नए वर्गों और नए अंतर्विरोधों के उदय से इस देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खतरा हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर इस पर स्पष्ट थे कि असमानताओं और बहुमत के अत्याचार का यदि निरंतर अस्तित्व बना रहा तो वह भारतीय लोकतंत्र को मृत्यु की ओर तक ले जा सकता है। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय की परिषद के सदस्य के रूप में न केवल समान कार्य के लिए समान वेतन की स्थापना की, बल्कि इसे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में भी शामिल किया। हालांकि महिलाओं को अभी भी औसत रूप में 70 से 90 रुपए प्रतिदिन के बीच प्राप्त होता है, जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पुरुष श्रमिकों की तुलना में बेहद कम देखा जा सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों के श्रमिकों में एक भारी वेतन अंतर भी देखा जा रहा है। कुछ हालिया अनुमान इसके संदर्भ में बताते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक श्रमिकों के वास्तविक दैनिक वेतन का औसतन 30 से 40% ही प्राप्त होता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक श्रमिक औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल का लगभग 93% हिस्से को प्रतिनिधित्व करते देखे जा सकते हैं। आलोचकों का मत है कि 44 श्रम कानूनों को शामिल करने के बाद सरकार के द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड जो मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों पर हैं, वह श्रमिकों की स्थिति को और खराब करने वाले हैं। हाल ही में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के द्वारा इसके संदर्भ में विरोध प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार से इन श्रम संहिताओं को वापस लेने की भी मांग की गई थी। इनमें से एक कोड औद्योगिक संबंध संहिता 2020 सीधे हड़ताल के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा श्रमिकों के मौलिक अधिकारों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से 1943 में भारतीय ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जिसने ट्रेड यूनियनों की मान्यता को अनिवार्य बनाया था। श्रमिकों के बीमा, न्यूनतम मजदूरी, श्रमिक कल्याण आदि से संबंधित कानूनों को संस्थागत बनाने में अंबेडकर के कई अन्य योगदान थे, जिनमें से कई प्रयासों को हालिया श्रम संहिताएं गुप्त रूप से पलटने का प्रयास करती देखी जा सकती हैं। इसलिए यह उचित समय है कि हम संविधान के निर्माता के आदर्शों के साथ खड़े हों और इसके संदर्भ में आलोचकों के द्वारा जिस प्रकार के बिंदु उठाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करें। हम इसके संदर्भ में मुख्य रूप से आर्थिक और श्रम अधिकारों में डॉक्टर अंबेडकर की सक्रिय रुचि के पीछे के मुख्य कारणों को भी समझना होगा।
सबसे पहले तो उन्होंने इसके संदर्भ में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के वास्तविक प्रश्नों को एक साथ संबोधित करने के लिए दृढ़ता से तर्क दिया, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक को छोड़ने से दूसरे में हुई प्रगति को खतरे में डाल दिया जा सकता है। दूसरा, वे आर्थिक न्याय में भी उतना ही विश्वास करते थे जितना कि सामाजिक न्याय में। यह बात और स्पष्ट हो जाती है जब हम उनके लेख राज्य और अल्पसंख्यक का अध्ययन करते हैं। इस दस्तावेज में न केवल अनुसूचित जातियों की मुक्ति के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय शामिल थे, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक न्याय और आर्थिक निष्पक्षता के उनके दृष्टिकोण को भी रखा गया था। उन्होंने प्रमुख और बुनियादी उद्योगों जैसे कि कृषि, बीमा क्षेत्रों आदि के राष्ट्रीयकरण के लिए तर्क दिया, और वे ये भी चाहते थे कि राज्य सामूहिक खेती के लिए लोगों को जाति, वर्ग और पंथ के बावजूद केवल खेती के आधार पर कृषि भूमि को आवंटित करे। यह दृष्टि स्पष्ट रूप से भारत में उदारीकरण के बाद जो भी किया जा रहा है उसके खिलाफ देखी जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में हवाई अड्डों, रेलवे, बीएसएनएल, एमटीएनएल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि का जो निजीकरण हो रहा है वह अंबेडकर की निगाह में आर्थिक लोकतंत्र पर और गंभीर हमले कर सकता है। इसके अलावा बाबा साहेब के द्वारा मौजूदा कानून के तहत श्रमिकों की स्थिति को यथासंभव सुधारने के लिए श्रम जांच समिति और श्रम आयुक्तों की भी स्थापना की गई थी। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को न केवल निजीकरण की होड़ को रोकने और चार श्रम संहिताओं के आशंकित दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए, बल्कि लोकतंत्र की त्रिआयामी दृष्टि यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र का भी पालन करने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर राजनीति में नायक पूजा या भक्ति के भी धुर विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने इसे लोकतंत्र के पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग माना था। अतः आवश्यक है कि यदि हम वास्तविकता में बाबा साहेब के आदर्शों का पालन करना चाहते हैं तो हमें नायक पूजा या भक्ति से हटकर उनके आदर्शों को भारत में लागू करने के लिए सतत प्रयास करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में समाज यानी महिला संबंधी मुद्दों और जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय से देखा जा सकता है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं विकलांगता और स्त्री स्वच्छता पर। पिछले एक दशक में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के संबंध में सरकारी और गैर सरकारी अभिकर्ताओं के द्वारा भारत में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लिंग उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में वृद्धि और मासिक धर्म उत्पादों विशेष रूप से सैनिटरी पैड आदि की उपलब्धता इस प्रगति के कुछ दृश्यमान परिणाम हैं। हालांकि अब तक कुछ समूहों की अनदेखी की गई है, जिनमें विकलांग लड़कियां और महिलाएं शामिल हैं, जो लिंग और विकलांगता के बीच के अंतर संबंध के कारण एक असाधारण बोझ का सामना करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भारतीय जनसंख्या का लगभग 2.2% या लगभग 27 मिलियन व्यक्ति विकलांग हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 निर्देश करता है कि विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सामाजिक भौतिक बाधाओं के चलते दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक हानि झेलनी पड़ती है, जिसके चलते समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी दूसरों की तुलना में बाधित हो जाती है। इसके चलते विकलांग व्यक्ति दैनिक जीवन के कई क्षेत्रों में पूरी तरीके से भाग लेने में असमर्थ होते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और बाधाओं के परिणाम स्वरूप अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने से भी बाहर रखा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों में भी महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से सुभेद्य होते हैं और उनके कुछ अधिकार जैसे कि प्रजनन अधिकार दूसरों की तुलना में और अधिक उपेक्षित देखे जा सकते हैं।
खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूह के लोगों में यह स्थिति और जटिल हो सकती है, जैसे कि भारत में गरीब घरों और हाशिए के समुदायों की विकलांग लड़कियां और महिलाएं। भारत में हम प्रजनन, शरीर रचना विज्ञान और विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में बहुत सारे अंतर्निहित पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं को भी देख सकते हैं, जिसके चलते विकलांग व्यक्तियों को अलैंगिक, विवाह के लिए अनुपयुक्त और बच्चे पैदा करने और पालने में असमर्थ ही माना जाता है। इसके चलते ऐसे व्यक्तियों को विभिन्न यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं की पहुंच नहीं हो पाती है। कई अध्ययन भी इस बात की गवाही देते हैं कि किस प्रकार से विकलांग व्यक्तियों के अन्य व्यक्तियों की तुलना में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी से वंचित होने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का अभाव ज्यादातर देखा जाता है। भारत में मासिक धर्म को लेकर विविध प्रकार की धारणाएं भी प्रचलित हैं, जिसके चलते मासिक धर्म के प्रति पूर्वाग्रह पहले ही देखा जाता है, जो आगे चलकर विविध प्रकार की बाधाओं को पैदा करता है। सीमित गतिशीलता के चलते विकलांग लड़कियों और महिलाओं के लिए इसमें और बड़ी चुनौतियां देखी जाती हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और वाटर एड इंडिया भारत में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं को समझने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य देश भर में विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों, संगठनों की अंतर्दृष्टि के आधार पर सरल और संभावित मापनीय समाधानों की पहचान करना है। इसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के मासिक धर्म स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल दिया जाता है, जैसे कि विकलांग व्यक्तियों की अलग अलग जरूरतों और क्षमताओं के आधार पर मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सुलभ और अनुकूलित सूचना, शिक्षा, संचार, साथ ही साथ एक सक्षम सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। इसमें मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित संदेशों के प्रचार का तरीका विकलांगों हेतु भिन्न होता है, जैसे कि दृश्य विकलांगता के संदर्भ में यह श्रवण रूप में यानी सुनने वाले रूप में दिया जाता है, जबकि श्रवण विकलांगता के रूप में इसे स्पष्ट चरण दर चरण दृश्य वाली सामग्री के साथ दिया जाता है। इसके अंतर्गत उचित और सुरक्षित मासिक धर्म उत्पाद और स्वच्छता को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाता है, क्योंकि इसके संदर्भ में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 का आंकड़ा ये बताता है कि भारत में 15 से 24 आयु वर्ग की 2/3 से कम लड़कियां और विकलांग महिलाएं ही स्वच्छ मासिक धर्म सुरक्षा विधियों का उपयोग करती हैं। इस प्रकार विकलांग व्यक्तियों और देखभाल करने वालों को सबसे उपयुक्त उत्पाद चुनने में सक्षम बनाने के लिए उपलब्ध उत्पादों के विविध रेंज पर शिक्षित होने की आवश्यकता है। इसके तहत मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए नरम उत्पादों पर बल दिया जाता है। वहीं ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके समक्ष गतिशीलता एक चुनौती है, उन्हें ऐसे उत्पादों की आवश्यकता होती है जिन्हें लंबे समय तक पहना जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न विकलांग वर्गों के लिए वॉश, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन यानी पानी और स्वच्छता से संबंधित सुविधाओं को पहुंचाने पर भी बल दिया जाना महत्वपूर्ण है, जिन्हें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहुंचाने पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत देखभाल करने वाले वर्गों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जिसमें परिवार, संस्थानों के साथ आशा कार्यकर्ताओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मासिक धर्म वाले प्रत्येक व्यक्ति को मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार है, चाहे उनकी लिंग पहचान, क्षमता और सामाजिक आर्थिक स्थिति किसी भी प्रकार की हो। यद्यपि भारत ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में कलंक को दूर करने और स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगति की है, हमें इसके संदर्भ में किसी को भी पीछे न छोड़ने की आवश्यकता है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए मानकों को और ऊपर उठाने की जरूरत है कि सभी मासिक धर्म वाले व्यक्ति, चाहे वो सक्षम हो या विकलांग, वर्ष के हर महीने समान सम्मान और अधिकारों का आनंद लें। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है।
इसमें हम बात करेंगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की। हालिया खबरों के अनुसार गूगल भारत सरकार के साथ अपनी खरीदारी सेवाओं को देश के खुले ई कॉमर्स नेटवर्क यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ एकीकृत करने के लिए बातचीत कर रहा है। भारत द्वारा हाल ही में डिजिटल कॉमर्स के लिए अपने ओपन नेटवर्क यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC को लॉन्च किया गया है, क्योंकि सरकार तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स बाजार में अमेरिकी कंपनियों अमेज़न और वॉलमार्ट के प्रभुत्व को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। सरकार का अनुमान है कि भारतीय ई कॉमर्स बाजार 2021 में सकल व्यापारिक मूल्य में $55 बिलियन से अधिक का था और इस दशक के अंत तक बढ़कर यह $350 बिलियन हो जाने वाला है। यदि हम इसके संदर्भ में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC को समझने का प्रयास करें तो ONDC का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र और खुले नेटवर्क प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए ओपन सोर्स पद्धति पर विकसित खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। इसमें ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित नेटवर्क के माध्यम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने की परियोजना को भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है। ONDC का कार्यान्वयन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा किए गए विभिन्न परिचालन पहलुओं को समान स्तर पर ला सकता है, जिसमें विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग, विक्रेता की खोज, मूल्य की खोज और उत्पाद सूचीकरण आदि को शामिल किया जाता है। ONDC पर खरीदार और विक्रेता इस तथ्य के बावजूद लेन देन कर सकते हैं कि वे एक विशिष्ट ई कॉमर्स पोर्टल से जुड़े हुए हैं। यदि ONDC लागू हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को समान प्रक्रियाओं जैसे कि एंड्रॉयड आधारित मोबाइल डिवाइस आदि का उपयोग करके काम करना होगा, जो छोटे ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और नए प्रवेशकों को एक बड़ा बूस्टर शॉट यानी प्रोत्साहन दे सकता है। यदि ONDC अनिवार्य किया जाता है तो यह बड़ी कंपनियों के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है, क्योंकि उनके पास संचालन के इन क्षेत्रों के लिए स्वयं की प्रक्रियाएं और तकनीक होती है। ONDC से पूरी मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज करने, संचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने को बढ़ावा देने, रसद में दक्षता प्राप्त करने और उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता को बढ़ाने की उम्मीद की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, वर्तमान में अपनाई जा रही मौजूदा आर्थिक व्यवस्था डॉक्टर BR अम्बेडकर के आर्थिक लोकतांत्रिक न्याय के विचारों का विरोधाभास करती है। आलोचनात्मक समीक्षा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, मासिक धर्म वाले प्रत्येक व्यक्ति को मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार है, चाहे उनकी लिंग पहचान, क्षमता या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। विकलांगता और स्त्री स्वच्छता में बाधाओं की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप डॉक्टर अंबेडकर का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक लोकतांत्रिक विचारों को स्पष्ट करेंगे। आर्थिक न्याय व लोकतंत्र स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की चर्चा करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता की व्याख्या करेंगे। इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप मासिक धर्म स्वास्थ्य का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप मासिक धर्म स्वास्थ्य और विकलांगता के संबंध को स्पष्ट करेंगे। विकलांगता के चलते मासिक धर्म स्वास्थ्य में आने वाली चुनौतियों की व्याख्या करेंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त समाधान उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।